और लगभग 1 से 2 सवाल यहां से आपसे पूछे जाएंगे। 101%, 101% चांस है कि परिभाषा खंड से आपसे 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। अब परिभाषा खंड में सारी परिभाषा रटना है कि किसी एक को छोड़ना है? तो पहले परिभाषा खंड में धारा 2 में 2 खंड हैं, खंड 1 और खंड 2। पहले अगर आप जाइए तो धारा 2 में 2 खंड हैं। एक है आपका खंड 1, जिसमें विभिन्न शब्दों की परिभाषा बताई गई है, जिसमें विभिन्न शब्दों की परिभाषा बताई गई। और दूसरा जो खंड है वह अगर कोई शब्द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित नहीं है, तो यदि वह शब्द भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय, देखिए तो 2 एक्ट की बात कही गई है कि अगर कोई शब्द यहां पर परिभाषित नहीं है, किंतु अगर सूचना प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी 2000, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द का वही अर्थ होगा जो अर्थ वहां पर परिभाषित है। तो अगर वो शब्द जो भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है लेकिन वह शब्द CRBNSS में परिभाषित नहीं है, तो उस शब्द का अर्थ सेम रखा जाएगा जैसा आपको वहां पर परिभाषित है, सेम, कोई अंतर नहीं होगा। और यही बात कौन कहता है? धारा 2 के खंड 2 में। अब इसमें कुल मिलाकर आपके Z तक परिभाषाएं दी गई हैं, A से लेकर Z तक की परिभाषाएं दी गई हैं। अब इसको रटने का बहुत सा आसान सा तरीका है कि अगर आप अल्फाबेटिकल रटें, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको यहां पर हिंदी की तरह नहीं रटना है। लेकिन हां, यहां पर अगर परिभाषा खंड से सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को देखने का प्रयास किया करिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको क ख ग घ अंगा की तरह पूछा जाएगा और इंग्लिश में आपको ABCD की तरह पूछा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब A to Z के बारे में आपसे पूछा गया तो आपको पता है कि अब हम कितने शब्द हैं, जितने शब्दों की परिभाषा, तो A से Z तक कितना हुआ? टोटल 26। तो टोटल कितने परिभाषाएं दी गई हैं? 26। टोटल कितनी परिभाषाएं दी गई हैं? 26। तो अगर 26 परिभाषाएं परिभाषित की गई हैं तो इन 26 परिभाषाओं को आपको 1 by 1 देखना पड़ेगा। और ये जो परिभाषा है वो अल्फाबेटिकल है। अब A से शुरू होगा और Z तक जाएगा, A से शुरू होगा और Z तक जाएगा। मैंने आपको बताया था कि परिभाषा खंड में 4 परिभाषाएं नई जोड़ी गई हैं। 4 परिभाषा कहां पर जोड़ी गई है? नई जोड़ी गई है। तो सबसे पहले उसको हम बाइफरगेट कर लेते हैं और इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहली जोड़ी गई परिभाषाएं, जोड़ी गई परिभाषा। तो जोड़ी गई परिभाषा कौन कौन सी है? श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी परिभाषा कौन सी है? जमानत। बेल शब्द को नहीं परिभाषित किया गया था, लेकिन यहां पर बेल शब्द को परिभाषित किया गया। जमानत पत्र, बेल बॉन्ड। और चौथा बॉन्ड, बंध पत्र। और एक शब्द और परिभाषित किया गया, 5वां, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। कौन सी शब्द? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना।
सब्दिश जो इलेक्ट्रॉनिक है वो धारा 2 के क अर्थात ए में परिभाषित किया गया, 2 के क में अर्थात ए में। जमानत जो शब्द है 2 के बी में, 2 के बी में परिभाषित किया गया। जमानत पत्र है वो 2 के डी में, 2 के डी में। बंध पत्र जो है 2 के ई में। और इलेक्ट्रॉनिक जो संसूचना है वो 2 के आई में परिभाषित किया गया, 2 के आई में परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले आपको इन चारों परिभाषाएं जहां पर परिभाषित की गई हैं ये आपका क्लियर होना चाहिए। पहले ये चोरी हुई परिभाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो परिभाषाएं क्या होनी चाहिए। अब इसके अलावा कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो वहां पर नहीं थी। तो शब्दिश इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है? शब्दिश का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साधन जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या किसी तलाशी के माध्यम से, जैसे जूम मीटिंग जो होती है वो भी क्या है आपका शब्दिश इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है। तो शब्दिश इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का मतलब यही होता है। तो इसकी परिभाषा एक बार आप पढ़िए, और इसकी परिभाषा कहती है कि ऐसे साधन से के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलेखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग, और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों के द्वारा उपबंधित करे। तो शब्दिश इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना भी शामिल है। शब्दिश इलेक्ट्रॉनिक अगर हम परिभाषा देखें तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक जो संसूचना है वह भी संसूचना शामिल है। जमानत का मतलब क्या है? यह शब्द जमानत का मतलब क्या है? अब देखिए, जमानत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और इट मे बी पॉसिबल कि जमानत के बारे में आपसे सवाल पूछा भी जाए। और पहले भी आपसे एग्जाम में यहां से परिभाषा नहीं दी गई थी, लेकिन तब भी जमानत के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता था। परिभाषा नहीं दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि जमानत के बारे में सवाल नहीं पूछा गया है। जमानत जो है वो चाहे किसी अधिकारी या पुलिस अधिकारी हो या न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। तो जमानत जो शब्द है वो 2 के बी में परिभाषित है, और जमानत किसी अधिकारी, अब अधिकारी का मतलब होता है पुलिस अधिकारी, किसी अधिकारी या न्यायालय। तो 2 ही लोग जमानत देने के अधिकारी हैं, कोई अधिकारी होगा या तो कोई न्यायालय होगा। तो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों पर, अर्थात शर्तों पर किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, तो इसके अंतर्गत दोनों व्यक्ति शामिल हैं। अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को वैध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर क्या करेगा? विधिक अभिरक्षा से मुक्त कर देगा, विधि की अभिरक्षा से मुक्त कर देगा, या विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाएगा। विधि की अभिरक्षा से क्या कर देगा? छोड़ देगा। विधि की अभिरक्षा से छोड़ देगा या मुक्त कर देगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जमानत। अब जमानत जो है ये किसी अधिकारी और न्यायालय के द्वारा
बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों प्रकार के अपराधों में दिया जा सकता है। कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि पुलिस अधिकारी किन मामलों में जमानत दे सकता है, तो चाहे वो जमानती अपराध हो और चाहे वो गैर जमानती अपराध हो, दोनों ही स्थितियों में पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति को जमानत दे सकता है। और अगर हम जमानत शब्द भी देखें तो जमानत शब्द के भी अंतर्गत, अगर हम जमानत शब्द भी देखें तो जमानत शब्द के अंतर्गत किसी भी स्पेसिफिक जमानत की बात नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कि जमानत, जमानती और गैर जमानती दोनों ही अपराधों के लिए प्रदान किया जा सकता है। जमानतीय तथा गैर जमानतीय दोनों के लिए ही प्रदान किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है।